नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कोयला गैसीकरण पर सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं। केंद्र ने आवासीय उपभोक्ताओं के लिए सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। झारखंड में खुली खदानों के ढहने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों के विदेशी परिसरों की स्थापना के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए केंद्रीय समिति गठित की गई। संसदीय समिति ने राजमार्ग परियोजनाओं में देरी पर चिंता व्यक्त की और मनरेगा योजना में 3,358 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट कोयला गैसीकरण पर सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2022-23 में तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए कोयला गैसीकरण के लिए 4 पायलट परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य हासिल करना है। सीएससी के आकलन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कोयला गैसीकरण प्रक्रिया आकर्षक नहीं है। कोयला गैसीकरण कोयले को सिन गैस में बदलने की प्रक्रिया है। ये हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया मुख्य रूप से 1100 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक के उच्च तापमान में संपन्न की जाती है। ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में पूरी की जाती है। कोयला गैसीकरण के कई लाभ हैं, क्योंकि सिन गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन और उर्वरक जैसे रासायनिक उत्पाद बनाने में किया जा सकता है। कोयला गैसीकरण कोयले को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए उसमें से सल्फर और पारा जैसी अशुद्धियों को दूर करता है। इसमें राख के निपटान के लिए लैंडफिल की कोई जरूरत नहीं होती है। मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर और अमोनिया के स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इससे आयात पर निर्भरता भी कम होती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कोयला गैसीकरण पर चिंता इसलिए प्रकट की है क्योंकि कोयला गैसीकरण से कोयले से संचालित पारंपरिक ताप विद्युत संयंत्र की तुलना में 2.5 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कोयला गैसीकरण संयंत्र ताप विद्युत संयंत्र से महंगे होते हैं। कोयला गैसीकरण के लिए मुख्य ईंधन कोयला है। ये किसी भी तरह से भारत के विकार्बनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद नहीं कर सकता। कोयला गैसीकरण के लिए अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। केंद्र ने आवासीय उपभोक्ताओं के लिए सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। नई प्रक्रिया के अनुसार आवेदनों के पंजीकरण, अनुमोदन और प्रगति की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल होगा। कोई आवासीय उपभोक्ता स्वयं सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कर सकता है। इसके अलावा वो अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से इसे स्थापित करवा सकता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एसआरटी संयंत्र के लिए कुछ मानक और निर्देश जारी करेगा। ये मानक और निर्देश एसआरटी संयंत्र की गुणवत्ता और स्थापना के बाद की सेवाएं सुनिश्चित करेंगे। सोलर रूफटॉप यानी कि एसआरटी प्रणाली में इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं: बैटरी का उपयोग करके ऊर्जा भंडारण की सुविधा से युक्त सोलर रूफटॉप और ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप। इसका लाभ ये होगा कि ये पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली हानि को कम करता है। इसके लिए अतिरिक्त भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होता है। इससे बिजली बिल में कमी आती है और ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। हालांकि इससे जुड़ी कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आरंभिक पूंजी लागत ज्यादा होती है। इसे अपनाने की गति काफी धीमी है। अभी तक केवल 5.7 गीगावाट ही स्थापित किया गया है। विद्युत वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम्स वाणिज्यिक उद्यमों में एसआरटी को हतोत्साहित करती है। सौर मॉड्यूल और सौर पीवी के लिए आयात पर निर्भर है। इसके अलावा शोध और विकास गतिविधियां अपर्याप्त हैं। एसआरटी को बढ़ावा देने वाली कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और लघु सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर संयंत्रों की 40 गीगावाट संचयी क्षमता प्राप्त करना है। आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके अलावा चरण 2 के तहत डिस्कॉम्स को अलग अलग स्तरों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्पिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसे सोलर रूफटॉप परियोजना के अंतर्गत अनुमोदन में तेजी लाने के लिए विकसित किया गया है। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स यानी सरल की शुरुआत की गई है। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए कई प्रौद्योगिकियां हैं, जैसे कि सौर फोटोवोल्टिक। इसमें विद्युत सीधे सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है। ये फोटोवोल्टिक प्रभाव पर आधारित है। सौर ऊर्जा संकेंद्रण की बात करें तो सीएसपी संयंत्र सूर्य की तापीय ऊर्जा को संकेंद्रित करने के लिए दर्पणों का उपयोग करते हैं। इससे बिजली पैदा करने वाले पारंपरिक भाप टर्बाइनों या इंजनों को चलाया जाता है।
झारखंड में खुली खदानों के ढहने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हाल ही में झारखंड के धनबाद में अवैध खनन के दौरान एक खुली कोयला खदान के ढहने से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग अंदर फंस गए। खुली खदानों में खनन यानी ओपन कास्ट माइनिंग एक सतही खनन तकनीक है। इसमें जमीन में एक खुले गड्ढे से खनिज निकाला जाता है। इस तकनीक का उपयोग तब किया जाता है जब खनिज पृथ्वी की सतह के पास होता है। हालांकि कई कारणों की वजह से ये खनन का सबसे कुशल और किफायती तरीका है। इसमें उत्पादन और निष्कर्षण दर ज्यादा है, उत्पादन की लागत कम है, कम अवधि में ही उत्पादन शुरू किया जा सकता है। ये पूरी तरह से मशीनीकृत प्रक्रिया है। कुल उत्पादित कोयले में इसका हिस्सा 94% है। हालांकि खुली खदानों में खनन से जुड़ी चिंताएं भी हैं। खदान के ऊपर की सामग्री को अक्सर वहीं छोड़ दिया जाता है जहां से उन्हें निकाला जाता है। समय के साथ ये भूमि के धंसने और ढहने का कारण बनती है, जिससे खनिकों की मृत्यु हो जाती है। बंद और छोड़ दिए गए खदान स्थलों में फिर से कोई सुधार नहीं किया जाता है। ये जल प्रदूषण का कारण बनती है। इन खदानों से निकलने वाला दूषित जल अन्य जल निकायों में चला जाता है या रिसकर भूमिगत जल में मिल जाता है। कोयला खदानों द्वारा उत्पादित मीथेन, धूल आदि के कारण वायु प्रदूषण भी होता है। इसके लिए कई उपाय भी किए गए हैं, जैसे कि वर्ष 2017 में खनिज संरक्षण और विकास नियमों में संशोधन किया गया था और संशोधन द्वारा अनिवार्य स्टार रेटिंग शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और कुशल खनन सुनिश्चित करना था। इसके अलावा खान अधिनियम 1952, खान नियम 1955, कोयला खदान विनियमन 1957 आदि कानून एवं नियम बनाए गए हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों के विदेशी परिसरों की स्थापना के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए केंद्रीय समिति गठित की गई है। डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति को उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा विदेशों में परिसर खोलने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। ये कदम IIT दिल्ली द्वारा सऊदी अरब और मिस्र में अपने केंद्र खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उठाया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने उत्कृष्ट संस्थानों को विदेशी परिसर खोलने की अनुमति देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन और विदेश मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव किया गया है। ये विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की अनुमति प्रदान करती है। इसी तरह ये सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को भी अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अन्य देशों में परिसर स्थापना करने से कई लाभ होंगे। इससे भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वैश्विक उपस्थिति में वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार करने में मदद मिलेगी। भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाले विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से भी लाभ होगा, क्योंकि इससे भारतीय छात्र घरेलू माहौल में सहजता से समकालीन और विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकेंगे। कम खर्च पर विश्व स्तरीय पाठ्यक्रमों और शिक्षण कला तक अधिक छात्रों की पहुंच हो सकेगी। भारतीय अध्यापन समुदाय के शैक्षणिक कौशल में वृद्धि होगी और सकल नामांकन अनुपात को 50% तक सुधारने में मदद मिलेगी। संसदीय समिति ने राजमार्ग परियोजनाओं में देरी पर चिंता व्यक्त की है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भारतमाला परियोजना के तहत पत्तन संपर्क सड़कों के निर्माण में देरी पर चिंता व्यक्त की। समिति ने परियोजना के तहत प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने के लिए कार्यों की बेहद धीमी प्रगति पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आलोचना की है। संसदीय समिति ने कई प्रमुख मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की प्रारंभिक लक्षित अवधि वर्ष 2021-22 निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी तक केवल 168 किलोमीटर पत्तन संपर्क सड़कों का ही निर्माण किया गया है, जबकि शेष 2105 किलोमीटर की सड़कें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं। मंत्रालय ने 2020-21 में अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित बजट का 43.5% ही खर्च किया है। इसके अलावा समिति ने ये कहा है कि पत्तनों के लिए मजबूत सड़क संपर्क की कमी भारत में पोत परिवहन क्षेत्र के समक्ष मौजूद प्रमुख बाधाओं में से एक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास वर्तमान में केवल 1122 कर्मी हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 1892 है। और इन सभी मुद्दों से निपटने के लिए समिति ने कुछ सिफारिशें भी प्रस्तुत की हैं, जैसे कि रखरखाव और मरम्मत को अधिक से अधिक प्राथमिकता और महत्व दिया जाना चाहिए। टोल परियोजनाओं पर राजस्व की हानि को कम करने के लिए राज्य में समानांतर सड़कों के निर्माण को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्त पोषण के लिए अनुरोध के समय धन संबंधी जरूरतों को सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है या नहीं। साथ ही सड़क परियोजनाओं का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्र के लिए
लिए एक छत्र कार्यक्रम है। इस परियोजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना है। ये परियोजना देश भर में माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। भारतमाला परियोजना श्रेणी। भारतमाला परियोजना श्रेणी में शामिल है आर्थिक गलियारा। इसकी लंबाई 9000 किलोमीटर होगी। ये पूर्ण आर्थिक क्षमता प्राप्त करने के लिए विकसित किया जाएगा। इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट जो कि 6000 किलोमीटर का होगा, इसे समग्र कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाएगा। राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार के तहत 5000 किलोमीटर की सड़कें आती हैं। ये क्षमता में वृद्धि के लिए होंगी। सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें 2000 किलोमीटर की होंगी। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए होगा। इसके अलावा तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कों की बात करें तो ये 2000 किलोमीटर की होंगी, जो कि आर्थिक प्रगति में बंदरगाहों का लाभ उठाने के लिए विकसित की जाएंगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो कि 800 किलोमीटर का होगा, ये एक्सप्रेस लाभ के लिए एक्सप्रेस गति प्रदान करने के लिए होगा। NHDP के तहत शेष सड़क कार्य 10,000 किलोमीटर का होगा। ये सब तरह से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना में 3,358 करोड़ रुपए की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक लंबित भुगतान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्यों में कार्यान्वयन की समस्याओं के कारण मजदूरी के भुगतान में देरी होती है। इसमें अपर्याप्त स्टाफ और समय पर उपस्थिति, माप आदि की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का न होना शामिल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में मनरेगा योजना के लिए अपने बजट आवंटन में 25% की कमी की है। मौजूदा देरी और बजट में कटौती से अगले वर्ष श्रमिकों को भुगतान करने के लिए उपलब्ध धनराशि में और कमी आएगी। वर्तमान में मनरेगा योजना के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे कि कागजों पर कार्य पूरा दिखाए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्य का न होना, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न होना। इसके अलावा ये योजना प्रशासन के साथ अत्यधिक केंद्रित है। ये इसके कार्यान्वयन को निर्देशित करता है। दोषपूर्ण प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटा की बात करें तो ये भ्रष्टाचार में वृद्धि और जवाबदेही की कमी को बढ़ावा देता है। इसमें 100% प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वास्तविक जॉब कार्ड धारकों के नामों को हटाया जा रहा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि मजदूरी को मुद्रास्फीति से जोड़ना, सहभागिता आधारित तकनीक, ई मस्टर रोल जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग और ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी आदि। मनरेगा अधिनियम 2005 की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। इसे सूखे या प्राकृतिक आपदा के लिए अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में 150 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें ग्रामीण परिवार के उन सदस्यों को शामिल किया जाता है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। ये सदस्य अपनी मर्जी से अकुशल शारीरिक कार्य करता है। इसके तहत अनुमोदित कार्यों में सामुदायिक और निजी दोनों भूमियों पर भूमि विकास और मृदा संरक्षण, जल संचयन आदि से संबंधित कार्यों को शामिल किया गया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी पीएम मित्र। पीएम मित्र पार्क योजना को वर्ष 2021 में स्वीकार किया गया था। इसके अंतर्गत एक एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा। इसमें एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण या रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक के कार्य शामिल होंगे। इस योजना के तहत 7 एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का महत्व ये है कि ये योजना अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगी। साथ ही ये अपैरल क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा देगी। इसके अलावा ये योजना लॉजिस्टिक की लागत को कम करेगी और रोजगार के 7 लाख प्रत्यक्ष अवसर पैदा करने में सहायता करेगी। पीएम मित्र पार्कों के स्थानों का चयन एक चैलेंज पद्धति के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत इच्छुक राज्य सरकारों से 15 मार्च 2022 तक अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम बैंक। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम बैंक ने पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए श्रीलंका को $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है। एग्जिम बैंक पहले ही भारत सरकार की ओर से श्रीलंकाई सरकार को 10 लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करा चुका है। श्रीलंका को दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट का कुल वर्तमान मूल्य $2.18 बिलियन हो गया है। एग्जिम बैंक की स्थापना भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई है। ये विदेशी वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशी संस्थाओं को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करता है। इससे उन देशों में खरीदारों को आस्थगित ऋण शर्तों पर भारत से विकासात्मक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं या सेवाओं का आयात करने में मदद मिलती है।
भारत में 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। हाल ही में शामिल किए गए नए स्थलों के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 49 हो गई है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां हैं। नया शामिल किया गया एक स्थल खिजाडिया वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये कच्छ की खाड़ी के तट के पास एक ताजे जल की आर्द्रभूमि है। ये संकटग्रस्त पल्लास फिश ईगल, वल्नरेबल कॉमन पोचार्ड, डॉल्मेशियन पेलिकन, ग्रेलेग हंस और कॉमन क्रेन का अधिवास स्थल है। दूसरा स्थल बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में एक ताजे जल की दलदली भूमि है। ये अभ्यारण्य एक पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। ये लुप्त प्राय इजिप्शियन गिद्ध, सुभेद्य ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, कॉमन पोचार्ड, स्वैम्प फ्रैंकोलिन, ऊनी गर्दन वाले सारस आदि का अधिवास स्थल है। हरित राजमार्ग नीति 2015। हरित राजमार्ग नीति के तहत दिसंबर 2021 तक 51,178 किलोमीटर लंबाई की 869 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 244.68 लाख पौधे लगाए गए हैं। हरित राजमार्ग यानी कि वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और रखरखाव नीति 2015 का उद्देश्य देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देना है। इसके अन्य और कई लक्ष्य हैं, जैसे कि भारत को प्रदूषण से मुक्त बनाना, सड़क हादसों की संख्या को कम करने में मदद करना और स्थानीय समुदायों की मदद करना तथा उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। स्वच्छ आंध्र प्रदेश अभियान क्लैप ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया स्वच्छता अभियान है। इसका उद्देश्य लोक भागीदारी के साथ स्वच्छता की स्थिति एवं अपशिष्ट प्रबंधन में और अधिक सुधार करना है। इसमें घर घर जाकर अपशिष्ट का संग्रह किया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य तरल और ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण, ऑन साइट अपशिष्ट उपचार और घर में खाद निर्माण को प्रोत्साहित करना है। क्लैप में ग्राम पंचायत कार्यकर्ता एवं अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गाँव और वार्ड सचिवालय के सदस्य आदि शामिल होंगे। आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन ABCD। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय संस्कृति कोष और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने लाल किले में आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन के विकास के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य भौगोलिक संकेतक चिन्ह वाले उत्पादों को बढ़ावा देना है। ये उत्पादों और इसके डिजाइनरों के बीच एक सहयोग आधारित स्थान प्रदान करेगा। इसके अलावा ये उत्पादित कलाकृतियों के लिए लाल किले पर एक विशेष बाजार की सुविधा भी प्रदान करेगा। इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन IGNCA कार्यान्वित कर रहा है। नैनो प्लास्टिक। हाल ही में वायुमंडल से पृथ्वी पर गिरने वाले प्लास्टिक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए आल्प्स पर किए गए एक अध्ययन की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक के नैनो कण जमीन पर गिरने से पहले वायु के माध्यम से लगभग 1200 मील से अधिक की यात्रा करते हैं। नैनो प्लास्टिक के क्षरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले कण हैं। ये आकार में 1 से 1000 नैनोमीटर तक के हो सकते हैं। ये कोलाइडल व्यवहार दर्शाते हैं। नैनो प्लास्टिक के स्रोत घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र, महासागर जैसे कि लहरों की बौछार के माध्यम से वायु में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक आदि हैं। नैनो प्लास्टिक के कई प्रभाव हैं। सूक्ष्म कणों के विपरीत नैनो प्लास्टिक श्वसन के बाद फेफड़ों में कोशिका रक्त बाधा को पार कर लेते हैं और अंततः रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। पृथ्वी की कक्षा में ट्रोजन क्षुद्रग्रह। ट्रोजन क्षुद्रग्रह अंतरिक्ष में मौजूद छोटी चट्टानें हैं। ये ग्रह के साथ अपनी कक्षा साझा करते हैं। ये एक स्थिर इकाई में उसी तारे की परिक्रमा करते हैं जिसकी परिक्रमा उस ग्रह द्वारा की जाती है। पहले ट्रोजन क्षुद्रग्रह की खोज पैन स्टार्स सर्वे टेलीस्कोप की मदद से की गई थी। खगोलविदों ने स्पष्ट किया कि 2020 एक्सेल 5 पृथ्वी के पास पाया गया दूसरा ट्रोजन क्षुद्रग्रह है। ये पृथ्वी के निकट का एक क्षुद्रग्रह है। इसके पृथ्वी से दूर जाने से पहले कम से कम 4000 वर्षों तक कक्षा में बने रहने की संभावना है। पहला ज्ञात पृथ्वी ट्रोजन क्षुद्रग्रह 2010 TK7 था। ये लगभग 0.3 किलोमीटर चौड़ा था। इसे वर्ष 2010 में खोजा गया था। पोला वट्टा। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने भारतीय तट से कारांगिड यानी वट्टा मछली जाति की एक नई प्रजाति की पहचान की है। इसे स्थानीय रूप से पोला वट्टा के रूप में जाना जाता है। ये मछलियों की क्वीन फिश श्रेणी से संबंधित है। ये देश के प्रमुख तटों पर पाई जाती है। भारतीय समुद्रों में कारांगिड की 60 से अधिक प्रजातियां हैं। उनमें से 4 क्वीन फिश श्रेणी से संबंधित हैं। इस खोज से भारतीय समुद्री जैव विविधता की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।
लेटे हुए भगवान विष्णु। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा लेटी हुई मुद्रा में भगवान विष्णु की 1000 वर्ष पुरानी बलुआ पत्थर की मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया है। ये मूर्ति बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे लोकप्रिय रूप से शेष सैया के रूप में जाना जाता है। ये मूर्ति कलचुरी काल से संबंधित है। कलचुरी 8वीं शताब्दी में मध्य भारत में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिए। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार।